नमस्कार। मैं स्त्री दर्पण मंच पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच यहाँ आमंत्रित है वरिष्ठ कवित्री एवं लेखिका गीता गेलोरा जी। जिन्हें जैन कवि गीरदास सम्मान, हिंदुस्तान एचटी सम्मान एवं गार्गी सम्मान से वे सम्मानित होती रही हैं। आज हमारे बीच उपस्थित है। स्त्री दर्पण मंच पर आपने कई पुस्तकों की परिचर्चा देखी होगी और नए पुस्तकों से आप नए पुस्तकों की आपने जानकारी ली और नई लेखिका एवं कवित्रियों से आप मिले, उनसे उनकी बातचीत सुनी। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गीता गैरोला मैम की पुस्तक गूंजे अनहद नाद के बारे में हम कुछ उनसे उनका अनुभव साझा करेंगे। वे अपना अनुभव साझा करेगी और हम उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। और इस लिए मैं आपके सामने गीता जी का परिचय रखना चाहूंगी। गीता जी का जन्म भट्टी गांव, जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इन दिनों वे देहरादून में रह रही हैं। 3 बार उन्होंने एमए किया और बीएड भी किया है, जिनमें उनका विषय रहा है हिंदी, इतिहास और अर्थशास्त्र। विभिन्न पत्रिकाओं, अखबारों में कविता, कहानी, ट्रैवलॉग, लेख, लोक कथाएं उनकी प्रकाशित होती रही है। स्वतंत्र लेखन के साथ विभिन्न समाजों, उनकी संस्कृति को समझने हेतु उन्होंने निरंतर यात्राएं की है। साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, कहानी, संस्मरण, ट्रेवलॉग, लोक कथाओं की जेंडर संवेदनशीलता को समझना, उस पर महिलाओं के साथ काम करना, रचनाओं का प्रकाशन, समूहों से नेतृत्व में उभरी महिलाओं का संघर्ष, ये उन्होंने देखा एवं उन पर लेखन कार्य, संकलन एवं संपादन किया। कुछ किताबों में उनकी मुख्य हैं बोल की लब आजाद है तेरे, नूपी लॉन की मायरा पायवी, मालियों की डार और ये मन बंजारा और गूंजे अनहद नाद, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। गीता जी के बारे में कहना चाहूंगी, वे महिला समाख्या संस्था परियोजना उत्तराखंड के अंतर्गत सक्रिय रही हैं और आज भी सक्रिय रूप से जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक सुगम न्याय उपलब्ध कराने का काम वे कर रही हैं। गीता गैलोरा के मार्गदर्शन में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी मुंबई, टीआईएसएस, स्थानीय विभिन्न इंस्टीट्यूट के मॉस्कॉम, एमएसडब्ल्यू करने वाले 8 बैच के लगभग 332 विद्यार्थियों ने इंटर्नशिप की है। इस दौरान अमेरिका की इलिनॉय यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ईशानी कांडपाल ने महिला समाख्या उत्तराखंड पर पीएचडी की है, जो गूगल पर मौजूद है। गीता गैरोला आज भी लैंगिक समानता के मुद्दों पर सक्रिय है। तो आइए हम उनसे उनकी किताबों के बारे में जानकारी लेंगे। गीता जी, आपका स्वागत है और आपको मैं नमस्कार करती हूँ और मंच को प्रणाम करते हुए आगे मैं कहना चाहूंगी कि मुंबई में मैं आपसे मिली और आपसे मेरी मुलाकात हुई परिदृश्य प्रकाशन में, मेरे ख्याल से शायद, हाँ, वहीं पे हम मिले थे। आपसे बातचीत हुई, आपको देखा, लेकिन आपको सुनना रह गया था। आज आपकी पुस्तक गूंजे अनहद नाद के जरिए हम आज आमने सामने हैं। ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा लग रहा है आपसे मिलना एक बार इस तरह। और आपकी किताब मैंने पढ़ी है। एक एक शब्द, पंक्ति, वाक्य, आपके अनुभव, आपके हालात, बहुत आश्चर्यचकित और स्तंभित होकर सब कुछ पढ़ती रही।
और वो अनुभव जो आपको इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरित करते रहे, उस अनुभव से गुजरना और गुजर कर आपने जो ये पुस्तक लिखी, मैं जानना चाहूंगी कि अ, आप जो कुछ कहना चाहते थे, क्या आप लिख पाए या अभी भी कुछ मस्तिष्क में बचा रह गया है? जो गुजरे अनहद जो मैंने लिखी है, वो बेसिकली वो किताब लिखने के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था। हुआ ये कि मेरे को 2016 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, अप्रैल के महीने में, और उसके बाद मई से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो ट्रीटमेंट के दौरान पहला कीमो तो आराम से गुजर गया, क्योंकि ताकत रहती है शरीर में तो बहुत ज्यादा पता चलता नहीं। लेकिन उसके दौरान मैंने सोचा कि मैं टाइम पास करने के लिए वैसे ही डायरी लिखती हूँ। तो मैं डायरी लिखने लगी, और डायरी लिखती थी, रोज लिखती थी। तकलीफ वो भी लिखती थी, किसी के प्रति प्रेम मन में आता था वो भी लिखती थी। प्रोग्राम के अंदर, जिसमें जो महिला समाज का प्रोग्राम है, वो जेंडर बेस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मैं उत्तराखंड की डायरेक्टर थी। तो उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव और उथल पुथल चल रहा था, वो भी लिखती थी। तो वो सब मैं डायरी में खाली मन बहलाने के लिए लिखती थी, याद के लिए, खाली ऐसे ही। तो बाद में मैंने क्या किया कि छोटे छोटे जो उसके टुकड़े थे वो फेसबुक में डालने शुरू कर दिए। जब मैंने लोगों को बताया कि मेरे को कैंसर है। पहले मैंने 1-2 महीने तक बताया नहीं। फिर मेरी एक मित्र है, उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या कर रही हैं, तो मैंने कहा कि मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तो उन्होंने डाला फेसबुक में, और उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े जो कैंसर सर्वाइवर हैं। जैसे विभा बॉम्बे से है, वो सबसे पहले जुड़ी है, और बहुत सारे लोग जुड़े। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कैंसर के बारे में केवल इसलिए छुपा रही थी लोगों से कि जो जिस प्रोग्राम में मैं काम करती थी, उसमें लगभग 65,000 महिलाएं जुड़ी हुई थी उस प्रोग्राम में। तो मुझे लग रहा था कि वो डिमोरलाइज होंगी। एक तो उस प्रोग्राम में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, और उस प्रोग्राम से बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम से लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, और मैं लीडरशिप में थी, तो मुझे लगा कि वो निराश होंगे अगर वो जानेंगे कि मैं बीमार हूँ। तो इसलिए मैं नहीं बता रही थी। लेकिन जब मेरे मित्र ने कहा कि नहीं आपको, विजय गौड़ है, उन्होंने कहा नहीं आपको सबको बताना चाहिए, क्या बात है, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ऐसी बात है कि सार्वजनिक बात है। और उस बीच तक मैंने बहुत सोचा था, और मुझे ये भी लगा कि जो बीमारियां होती हैं वो आमतौर पर वो बहुत व्यक्तिगत नहीं होती हैं। वो सार्वजनिक होती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से होती हैं। और जब मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती थी तो उसमें हजारों लोग देखती थी। तो मुझे लगा कि लोगों के बीच में इसके बारे में बात की जानी चाहिए। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े फेसबुक में डाले। तो जब फेसबुक में डाले तो सारे लोग टूट पड़े उस पे, और इतने लोग जुड़े मुझसे, इतने लोग जुड़े, उन्होंने इतना पढ़ा। और फिर सारे लोगों ने कहा कि दीदी इस पे तो किताब आनी चाहिए। तब तक मैंने नहीं सोचा था। डायरी जैसे डायरी लिखी जाती है वैसे लिखी थी। फिर जब मैं ठीक हो गई 2018 के बाद, 2016 से 18 तक 2 साल ट्रीटमेंट चलता रहा। और उसके बाद भी मैं लगातार हॉस्पिटलाइज होती थी, क्योंकि बाद में ज्यादा तबीयत खराब हुई मेरी। तो फिर सबने कहा कि अब ये तो आपको लिखना ही लिखना है। और क्यों लिखना है? मैंने पूछा भाई क्यों, इसकी क्या जरूरत है, ऐसे तो हजारों लोग बीमार हैं और हजारों लोग इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, आप जो बात करते हो ना पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, बीमारियों के व्यक्तिगत जीवन पे क्या असर पड़ता है, परिवार पे क्या असर पड़ता है, समाज के लोग उसको कैसे लेते हैं, है ना, व्यक्तिगत रिश्तों पे क्या असर पड़ता है, जो हमारे सामाजिक रिश्ते होते हैं उन पे क्या असर पड़ता है, तो वो जो आप देख रहे हो ना, उन सब चीजों को डॉक्यूमेंट करो। और मैंने लिख दी। मुझे नहीं पता था कि उसको लोग पसंद करेंगे और क्या करेंगे, कि वो नितांत व्यक्तिगत बातें हैं उसमें। लेकिन लोगों ने उसको, जब वो आई तो लोगों ने उसको पसंद किया, लोग मुझसे बात भी करते हैं, है ना। और ये भी हुआ कि मेरे जैसे जो आर्थिक स्थिति के लोग होते हैं, जो बहुत मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास ये होता है कि बहुत लिमिटेड होता है, और उन्हें लगता है कि फ्यूचर भी इसी में है। मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में तो काम करती नहीं थी जिसमें बहुत हजारों रुपए की मेरे को इनकम थी। वो एक कार्यक्रम था जिसमें पोस्ट मेरी बहुत अच्छी थी, पर सैलरी बहुत कम थी। मेरे को एज ए डायरेक्टर होने के बाद भी मुझे 30,000 रुपए सैलरी मिली। लेकिन मुझे वो 30,000 रुपए 30 लाख के बराबर लगते थे, क्योंकि मैं उस बिल्कुल। प्रोग्राम में, हाँ, मैं, मेरी जरूरतें उतनी थी। मैं उस प्रोग्राम में बहुत रमी हुई थी। मुझे बहुत मौके मिले, मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। उस प्रोग्राम ने गीता को, एक जो पहाड़ की बिल्कुल अंतिम सिरे की रहने वाली महिला थी, उसको गीता गैरोला बना के आपके सामने, अगर आप मुझसे स्त्री दर्पण के लिए बात कर रही हैं, तो ये महिला समाख्या की देन है। तो बस उसके बाद वो किताब लिखी गई, और उसमें बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने सोचा, वो सब उसमें लिखी।
एक्चुअली देखा जाए तो भारत में 2.5 मिलियन लोग कैंसर के पेशेंट हैं। और हर साल कुछ 7 से 10 लाख तक कैंसर पेशेंट की बढ़ोतरी होती है ना। तो ये सब जानने के बाद, और ये सब मैंने आपकी बुक से ही जानकारी हासिल की है, और ये सब जानने के बाद मेरा पूछना चाहूंगी आपसे कि मरीज तो स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं, वही समस्या, वही तकलीफ, वही परेशानियां, वही उपेक्षाएं। तो स्त्री मरीज होने पर, यानी कोई एक स्त्री जब मरीज होती है तो क्या कुछ अन्य तकलीफें भी उनका कुछ अलग होती है? क्या उनको कुछ अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ता है, या क्या कुछ बदल जाता है, कुछ अलग सी बातें जो आप जान सके वो बताएं। बहुत अजीब अजीब बातें, दो तरीके की बातें हैं। एक तो नितांत व्यक्तिगत स्तर पर परिवार के अंदर हम क्या महसूस करते हैं, और एक सामाजिक स्तर पर हम कैसे महसूस करते हैं, हमको कैसे लिया जाता है। क्योंकि मेरा मैं विमेन मूवमेंट के साथ में मैं फेमिनिस्ट हूँ, और मैं विमेन मूवमेंट के साथ में हमेशा काम करती रही हूँ पिछले 30 सालों से। तो मैंने एक अलग दृष्टिकोण से मुझे देखने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे दिखाई देता था। क्योंकि मेरी मेरी दृष्टि बनी हुई थी ना, मेरी मेंटल कंडीशनिंग उस तरह से हो रखी है, तो मेरे को दिखता था कि जब व्यक्तिगत स्तर पर मैं घर के अंदर देखती थी, तो मुझसे ये अपेक्षा होती थी घर के अंदर कि मतलब मैं बीमार हूँ, मैं कीमो करा के आई हूँ, तो उसके बाद मैं घर के सारे काम करूँ, झाड़ू पोछा भी लगाऊं। क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं थी कि मैं किसी व्यक्ति को हायर करके अपने लिए कोई सुविधाएं जुटा सकती थी। और मैं साफ कहती हूँ, मैंने अपनी किताब में भी बहुत साफ लिखा है कि मेरे पति का मेरी बीमारी में केवल 2 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खर्च हुए मेरी इलाज में। मेरे पति ने केवल 2 लाख रुपए दिए थे, वो उन्होंने मुझको, मकान उनका एक बिका था, उसमें से उन्होंने मुझे दिए थे। वो 2 लाख रुपए मेरी बीमारी में उनकी तरफ से खर्च हुए। बाकी कभी उन्होंने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, है ना। ओ, तो मैं जब 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 किताब लिखने के बाद लोग क्रेडिट देते हैं ना, महिलाएं, कि मेरे पति का बहुत भागीदारी है मेरे बच्चों की, मैं बिल्कुल नहीं देती। ना मेरे मेरे बेटे की भागीदारी है, ना मेरे पति की भागीदारी है, और ना मेरे किसी परिवार के रिश्तेदार की भागीदारी है। ये मेरा स्पेस था। जब मैं सारे काम निपटा करके आराम करने का मेरा जो समय था, मैंने अपने समय को कंज्यूम करके उसको लिखा। तो किसी की कोई भागीदारी नहीं है उसमें लिखने की। कोई किसी को कोई क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगी। मैं कभी अपने काम के लिए इनको क्रेडिट इसलिए नहीं देती हूँ कि इन लोगों की कोई भागीदारी मेरी जिंदगी में नहीं होती है, मेरे काम को सपोर्ट करने में, मैम, पारिवारिक एक स्थिति को एक सपोर्ट करने क्वेश्चन में। और है कि जैसे जिस तरह से स्त्रियां खुद पर घर के सारे कार्य का जिम्मा ओढ़ लेती है ना, तो हम्म। बीमारियों में उनके साथ खड़े होने वाला हम्म। जो होता है, तो खासकर पुरुष वर्ग के से मैं मतलब जानना चाहूंगी कि क्या पुरुष वर्ग उनकी बीमारी तिमारी में साथ खड़े हो पाते हैं? क्या उनसे मदद मिल पाती है घर के कामों में, क्योंकि वो अशक्त है? तो इस बारे में लेकिन आपके अनुभव, बिल्कुल या नहीं फिर मिली, मेरे को बिल्कुल नहीं मिली। मेरे बेटा मेरे साथ में पूरी बीमारी में खड़ा रहा। उसने मेरा पूरा ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर के पास ले जाना लाना, पैसों की व्यवस्था करना। हर कीमो के बाद उसको टेंशन होती थी, माँ अगली बार कीमो के लिए पैसे कैसे जमा करेंगे हम, कहाँ से लाएंगे, वो सब व्यवस्था वो सब करता था। लेकिन घरेलू कामों में वो करता, जैसे वो चाय बना के दे देगा, वो कभी अपने बाबा के लिए पराठे बना के दे देगा या कुछ। लेकिन घरेलू कामों में मुझे किसी से भी, किसी नाते रिश्तेदार से, मेरी देवरानी, मेरी 3 देवरानियां हैं, मेरी बहनें हैं, है ना, मेरी बहनें, उनकी सब अपनी अपनी मजबूरियां थी सबकी, वो अपने अपने घरों में थी, है ना। मुझे घर के अंदर किसी ने कोई, किसी भी मेरे पति ने कोई मेरे को हेल्प नहीं करी। मैं बता तो रही थी कि मेरे पति ने मुझे कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, या मेरी दवाइयों का कोई ऐसा टाइम लिया हुआ। ये जरूर हुआ कि वो बहुत शांत प्रवृत्ति की व्यक्ति है। वो मैं अभी भी अपने पति के साथ रहती हूँ, वो कभी कुछ बोलते नहीं है। जैसे वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तूने टाइम से खाना नहीं बनाया, या, लेकिन वो सिर पे खड़े हो जाएंगे, जैसे उनके खाने का टाइम होगा ना, वो बाहर भीतर घूमने लग जाएंगे। तो मुझे ना अंदर से कुड़न होने लगती है कि ये आदमी खाना मांगने लगा है। वो मुंह से नहीं बोलेंगे कि मुझे खाना दे, मगर मुझे अंदर से कुड़न होती है। और ये जो बात है ना कि स्त्रियां अपने ऊपर काम ओढ़ लेती हैं, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। कौन जिंदगी के में आराम नहीं करना चाहेगा? कौन बीमार ऐसा है, कौन कैंसर का मरीज ऐसा है जो जिसकी हड्डियां दुख रही हैं, जिसको उल्टी हो रही है, जिसको खाना बनाते समय खाने में से बदबू आ रही है, लहसुन की बदबू आ रही है, जीरे की बदबू आ रही है, छौके की बदबू आ रही है, और वो खाना बनाना चाहेगी? कौन बेवकूफ महिला है जो उसके हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है, झाड़ू पोछा लगाएगी? मगर आप कैसे काम ओढ़ोगे? या तो आपके पास में इतना पैसा हो कि इलाज कराने का आप घर के अंदर कोई लोगों की व्यवस्था करो काम करने के लिए। आपके पास जब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती तो कौन करेगा? आप गंदगी में रहेंगे।
आप अगर बाथरूम गंदा है तो गंदे बाथरूम में रहेंगे, अगर आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं तो आप गंदे कपड़े यूज करेंगे, आपका बिस्तर गंदा हो रहा है आप बिस्तर नहीं झाड़ेंगे। आपको साफ सुथरे माहौल में रहना है, तो वो साफ सुथरा माहौल आपको कौन देगा? या तो परिवार के बाकी लोग दे, घर के लोग सपोर्ट सिस्टम दे, और या तो फिर आदमी खुद करे। तो मैंने खुद किया, क्योंकि मैंने ओढ़ी नहीं वो सब। मैं बहुत नहीं कूदती तो थी, मेरे को ये चीज help की जैसे जरूरत आपने खुद किया है ना, थी। ऐसे पुरुष वर्ग को खुद आगे बढ़ के ये कार्य करने का मन नहीं होता, वो मेरा बहुत बड़ा ये है। आपको पता है, जब मेरे को लोग देखने आते थे, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ खास तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उनका उनकी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, उनकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी है तो वो क्या बोलेंगी। वो यही आती थी, यही, हाँ। भाई उनकी मेंटल, हमने मेंटल कंडीशनिंग ऐसे करी हुई ना उनकी। वो आती थी, अरे बहुत मतलब, वो पहले तो वो ऐसे मुंह बना के रखते कोई भी कि जैसे बस मैं मरने वाली हूँ। अरे मैं घर में झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, काम कर रही, खाना बना रही, और मैं मरने वाली कहाँ से हो रही हूँ भैया, है ना। तो ऐसे आते थे मुंह बना करके, जैसे मैं मरने वाली हूँ। अरे मैं कहती हंस भी लो भैया, हाथ जोड़ती हूँ, मैं मरने वाली नहीं हूँ अभी, है ना। और दूसरी बात कि अरे आप तो बड़ी बहादुर हैं, और मैं हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो कीमो के बाद में क्या कहते हैं आकर के सारे घर का काम करते हैं। मैंने सोचा, मोटिवेशन देखो, मैंने सोचा यार, जब सारे लोग कर सकते हो मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब मुझे ना मेंटल कंडीशनिंग कैसे होती है, जबकि मैं विमेन मूवमेंट के अंदर काम करने वाली ऐसी औरत हूँ जो अपने घर में अपने परिवार में भी अपने अधिकारों के लिए भयंकर युद्ध करती हूँ। बाहर वालों के साथ तो करती ही करती हूँ, उसके बावजूद मैंने कहा यार काम तो करना है, हाथ पैर चलेंगे, है ना। बदन में दर्द 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 होगा वो खत्म होगा, थोड़ा एक्सरसाइज होगी, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा घर के काम करो, अपने मन पसंद का खाना बनाओ, ये सूप पियो, वो सूप पियो, ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, ये वाला सलाद खाओ, वो वाला सलाद खाओ, आपको ये होगा, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। ये सब मेरे लिए हुआ, और मैंने भी बड़े उत्साह से, भाई उत्साह से काम करना ही था। 6 महीने मेरी बहन के घर, 1 साल मेरी बहन के घर में रही, उसके बाद मैंने अपने घर आना ही था, तो करना ही था। बिल्कुल। इतनी गंद मचा रखी थी इस घर में कि पब्लिक टॉयलेट बना रखा था पूरा, तो सब करा मैंने। खैर मेरे साथ में एक छोटा सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन वो 1.5 2 घंटे के लिए आती थी महिला, उसके बाद चली जाती थी। लेकिन अगर मेरी जगह में कोई, मेरा पति को कैंसर होता और मेरे पति को देखने लोग आते तो क्या कहते, अरे बेचारे क्या कैंसर का मरीज है, इनकी तो इतनी देखभाल करनी है ना, इनके लिए जूस बनाइए, बनाओ नहीं, जूस बनाइए, सूप बनाइए, इनको आराम की, मतलब औरत को ना आराम की जरूरत नहीं होती, औरत के हाथ पैर चलते हैं घर के काम करने से, उनको जो है एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है, उनके हाथ पैर, मर्दों के हाथ पैरों को टेढ़े हो जाए तो कोई बात नहीं, वो पड़े रहे बिस्तर में, है ना, उनकी देखभाल करो, उनके मुंह में वो ठूसो, क्या नाम है, सूप ठूसो, उनके मुंह में यानी कि बहुत सलाद डालो। बहुत जरूरी बहुत है कि समाज बहुत के दो नियम नजर, बदले। बहुत दो नजरिए हैं। जबकि मैं बीमार थी और मुझे देखभाल की बहुत सख्त जरूरत थी, मेरे को सेवा की बहुत सख्त जरूरत थी, मुझे बहुत सख्त जरूरत थी कि मुझे कोई खाना खिलाए, मैं बहुत रोती थी, बहुत तड़पती थी, बहुत किलसती थी, और लोगों के सामने बहादुर, क्योंकि मुझे ना पूरे उत्तराखंड ने बहादुर महिला के तौर पे आइडेंटिफाई करा हुआ है कि मैं बहुत बहादुर हूँ। तो मेरे को एक मुखौटा लगा हुआ है, जो मुखौटा बिस्तर में जाके आंसू में तकिए भिगोता था कि नहीं मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, मुझे खाना खिलाओ कोई, मुझे अपना बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई ऐसे सिस्टम दो, मुझे सूप दो, मुझे जो ताकत की चीजें वो दो, मैं खुद नहीं बना पा रही हूँ, मुझे बदबू आ रही है। लेकिन वो नहीं था मेरे साथ में, लेकिन मैं लोगों के सामने बिल्कुल छाती तान के बहादुर महिला बन गई कि मैं तो घर के काम भी कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, आदमी का व्यक्तित्व भी होता है। मेरे भी दो दो व्यक्तित्व थे, एक व्यक्तित्व होता जो लोगों के सामने आता था बीमार होने के बाद भी कि भाई बहादुरी का, मैं बहुत बहादुर हूँ, और एक व्यक्तित्व होता जो बिस्तर में आके रोज रोता था। तो हमारे समाज में दो मानक होते हैं। मेरी बात को कोई साफ काट सकता है पर मेरे अनुभव को नहीं काट सकता ना। हो सकता है लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता होगा परिवार में, मुझे नहीं मिला, तो मैं तो यही बोलूंगी कि मुझे सपोर्ट नहीं बिल्कुल। मिला। पर समाज के मानक हैं, अगर समाज के मानक नहीं है तो उतने सारे महिलाओं ने और उतने सारे लोगों ने मुझसे क्यों कहा कि घर के काम कीजिए, आप क्यों कहा कि आप हाथ पैर चलाइए, क्यों कहा कि आप सूप बनाइए, आप बना के, कोई इनके लिए बनाए ऐसा नहीं कहा, आप सूप बनाइए ना, आप जूस बनाइए ना, आप काढ़ा बनाइए ना, आप बनाइए, और इनके लिए मैंने बनाओ, दोनों मैंने शब्दों में दोनों अंतर होता मैं दो प्रकार के उदाहरण सुनी हूँ। एक को है। कैंसर हुआ है, पत्नी को, और सारे परिवार ने मिलकर उसकी मदद की है और वो ठीक हुई है। और एक उदाहरण ऐसा भी सुना है कि पत्नी को कैंसर हुआ है, वो लास्ट स्टेज पे है और पति ने घर से निकाल दिया है कि भाई मैं अब तुम्हारा नहीं कर सकता, और पत्नी फिर कहीं अपने रिश्तेदार के घर जाकर अपना अंत, मतलब पत्नी का अंत होता है। तो ऐसे उदाहरण बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं जब है समाज में।
रीता, जब मैं उसके लिए इलाज कराने जाती थी ना, तो आमतौर पर बाहर मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। तो मैं उन मरीजों में ये देखती थी कि कितनी औरतें, और मेरे दिमाग की कंडीशनिंग है ये देखने की कि स्त्रियों की क्या पोजीशन है। तो अगर अगर वहां पर 50 मरीज हैं, तो कम से कम 30-35 महिलाएं होती थी। और वो मैक्सिमम महिलाएं मेरे सिवाय, क्योंकि मेरे को यूट्रस का कैंसर कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर नहीं था। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनके कैंसर जो है, उनकी उत्पादन शक्ति, मतलब उनका जो जो पूरा उनका बच्चा पैदा करने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से जुड़े हुए थे। यूट्रस का कैंसर था, ओवरी का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, इस तरह के कैंसर थे उनको। और वो सारी महिलाएं, एक महिला बहुत ही, मैंने बल्कि अपनी किताब में उस महिला के बारे में लिखा हुआ है। उसके पति ने कहा, बहन जी अब बस हम अब इलाज नहीं कराएंगे, हम तो बहुत लूट गए इसमें, अब मरती है तो मरी। वो मेरे बगल में, अब वो इतनी निष्प्रभ थी ना, मतलब उसको, मैं अगर उसी जगह में होती ना, तो मैं उसको नोच ही खाती, है ना। लेकिन वो इतने आराम से, क्योंकि हम उसकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी है ना, कि मैंने अपने बिल्कुल। पूरे परिवार के पैसा खा लिया, मैंने अपने बच्चों के बदले का मेरी बीमारी ने पैसा खा लिया, मेरा हम्म पति, मेरे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। हम्म लेकिन हम्म वो खुद को बेच के भी अपने पति का इलाज कराती। वो कभी अपने हम्म। पति को, उसका पति मरता रहता, वो तब भी अस्पताल लाती और कहती कि इसका इलाज करो। लेकिन बिल्कुल उसके लिए ये कहा गया कि अब हम इसका इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई साधन नहीं है, हम बिक गए। तो ये ऐसे उदाहरण हमारे समाज में बहुत हैं। और बहुत बहुत है। बीमारियों में भी जेंडर गैप है, बीमारियों में हम्म भी, मतलब बीमारी होने में भी जेंडर गैप है, कि कौन सी बीमारियां किसको ज्यादा हो रही हैं। और बीमारियों हम्म। के दौरान जो, जब हम इलाज करवाते हैं, जब हम पूरे सिस्टम के अंदर रहते हैं, जब हम परिवार के सिस्टम को देखते हैं, जब हम समाज के सिस्टम को देखते हैं, तो हमें बहुत साफ दिखता है। जी। मैम, आज साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, कैंसर का इलाज हम काफी हद तक देख रहे हैं कि संभव है। और कैंसर की दवाइयों के बारे में भी काफी कुछ बातें हैं, प्रचारित है, कुछ बातें छुपी हुई है। तो मैं जानना चाहूंगी, कैंसर की दवाई के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सांप के जहर का इसमें कुछ उपयोग होता है, या इस बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, मैंने सुना था कि इसमें सांप के जहर का उपयोग होता है। मैं इस बात को मजाक भी करती थी कई बार अपने साथियों के साथ, कि लड़ाई झगड़ा मत करना, आजकल मैं जहर पी रही हूँ, नोच लूंगी तुमको तो जाओगे सीधे ऊपर, मैं तो बीमार हूँ, है ना। लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसमें सांप का जहर का इस्तेमाल क्यों होता है। लेकिन मेरे को पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारी, जो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था है, और जो स्वास्थ्य का पूरा सिस्टम है, उसको, उससे बहुत शिकायतें हैं अपनी बीमारी को लेकर। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपका अधिकार है, आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप चाहे पैसा नहीं भी खर्च कर रहे हो तभी भी आपका अधिकार है कि डॉक्टर आपको साफ साफ बताएं कि आपको हो क्या रहा है, दवाइयों से आपको क्या असर हो रहा है, आपके अंदर, अगर आप समझदार हैं तो आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं ना, तो उनको मोटा मोटा समझाया जा सकता है। जी, हाँ, बिल्कुल। ये नहीं है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कभी डिटेल से बात नहीं करेंगे। मैं बहुत समझना चाहती थी कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरा, अगर मेरे को लिम्फोमा है तो मेरा लिम्फोमा हार्ट में मेरा कौन सी पोजीशन में चल रहा है, उसमें क्या असर पड़ रहा है, दवाइयों से क्या असर पड़ेगा। लेकिन मेरे को मेरे डॉक्टर से बहुत सपोर्टिंग थे, लेकिन उसके बाद भी मेरे को डिटेल में बात नहीं समझ में आती थी। जो पूरा हेल्थ सिस्टम है ना, वो कभी नहीं बताएगा आपको यहाँ चुभाएगा, आपको यहाँ, आपको कितनी तकलीफ हो रही है उनको नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी नस नहीं मिल रही है, तो आप वो नस मिलने के लिए यहाँ सुई घुमाएंगे, यहाँ सुई घुमाएंगे, आपको कितनी मुझे तो तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि मेरी नसें मिल जाया करती थी। पर मेरे पास जो मरीज होते थे वो कितना चिल्लाते थे, उनकी नसें नहीं मिलती थी, वो इतना चीखते थे ना। और वो लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, डांटते भी थे उनको, ओ। है ना। मेरे को डांटते तो वो जानते थे कि वो मेरे को डांटेंगे तो मैं इतना उधम काटूंगी जिसकी कोई हद नहीं, है ना। लेकिन वो उनको डांटते थे, मैं उनके लिए भी शोर मचाती थी कि वो तकलीफ में है, उनका शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा उनको, है ना, उनकी आत्मा उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। भाई तुम तो कम से कम सपोर्ट करो। एक तो ये, दूसरा क्या है, आपको पता है कि ये बिल्कुल यूनिवर्सल सच बता रही हूँ मैं आपको, कि एक कीमो के साथ में, मुझे डॉक्टर ने ही बताया, एक कीमो के साथ में एक कीमो फ्री मिलती है। तो जब एक कीमो के साथ एक कीमो फ्री मिलती है, और मेरे को एक कीमो 50-60 हजार के बीच में पड़ रही है, तो नेक्स्ट कीमो कीमो जो मेरी फ्री है वो मुझे लगनी चाहिए ना। नहीं बिल्कुल। लगा, नहीं लगाते हैं। जब मैंने डॉक्टर से और हेल्थ सिस्टम से ये सवाल किया, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपकी कीमो हम अस्पताल में गरीबों को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप कौन से गरीब के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे बताइए। वो बताना चाहिए, बिल्कुल। हम्म हर किसी को, लेकिन वो नहीं बताते हैं, किसको हम्म। इस्तेमाल करा वो नहीं बताते हैं। ठीक है, कीमो का एक, अगर आप ड्रग ड्रग सप्लायर के पास जाएंगे, तो एक कीमो आपको 11 से 12-14 हजार रुपए के बीच में पड़ेगी। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो एक कीमो 50 से 60 हजार के बीच में पड़ेगी, है हम्म। ना।
बात यह है। दूसरी बात है, आपको क्या तकलीफ होगी कीमो के बाद में, आपको क्या कोई मैं पता है बीमारी के दौरान इतने लोग मिलने आते थे, सारे लोग, कोई यूनानी, कोई होम्योपैथी, कोई एलोपैथी, कोई सब तरीके की पैथी की मैं डॉक्टर बन गई, घरेलू इलाज की भी मैं डॉक्टर बन गई। सारे लोग मुझे कुछ कुछ पढ़ा के जाते थे, आप ये कर लो, आप ये कर लो, मेले राणा तो उसने सोडा पिया तो ऐसा हो गया, उसने ग्लोई खाई तो उसमें ऐसा हो गया। लेकिन मैं सबकी चुपचाप सुनती थी, और तय कर लिया था कि जब एलोपैथिक इलाज खत्म हो जाएगा, कीमो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं किसी और पैथी में अगर जाऊंगी तो। हम्म। तो ये हेल्थ सिस्टम है ना, ये आपको सपोर्ट नहीं करता है। आप अस्पताल में, आप प्राइवेट, मैं प्राइवेट वो लेती थी, कमरा लेती थी, इतनी गंद मची हुई थी। जब मैंने बहुत हल्ला मचाया ना, तो मैंने मेरे कमरे में सफाई होने लगी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा निकालो मेरा कनूला फनूला, पहले सफाई करो। तो मेरे कमरे में, मैंने कहा मेरे कमरे में नहीं, हर व्यक्ति, हर मरीज यहाँ पर पेमेंट कर रहा है, तो हर मरीज का अधिकार है कि उसके कमरे में सफाई की जाए, हर मरीज को साफ सुथरा बाथरूम चाहिए। तो तब उनका जो थोड़ा है, जो उनका हेल्थ सिस्टम है वो थोड़ा डगमगाया। उनका जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था, पीआरओ, वो आया, फिर पूरा चेक करा, फिर मेरे को बार बार पूछते थे, मैं उनको पूछती थी, कहती थी मेरे को नहीं पूछो यार, तुम लोगों को देखो ना कि लोगों की जरूरत क्या है ना। तो ये जी। पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आप ना, आप अस्पताल में जाते हो, इतने सुनसान अस्पताल, सारा सिस्टम ऐसा है कि आपके पास में मरीज नहीं आया है, मुर्दा आया हुआ है। अरे हम मरे हुए हम्म थोड़ी हैं, घर के हम्म। मरीज भी, और जो बड़ी बड़ी बीमारियों के, हम मुर्दा थोड़ी हैं यार, जिंदा लोग हैं हम। हमारा शरीर तकलीफ में है, पर हमारा दिल और दिमाग तकलीफ में थोड़ी है। हमें वही वाली व्यवस्थाएं दो ना, हमें साफ सुथरी व्यवस्था दो, हमें कोई ऐसी व्यवस्था दो अस्पतालों में कि हमको कोई अच्छा सा संगीत सुनने को मिले, हमें कोई अच्छा सा साहित्य पढ़ने को मिले, हमें अच्छी सी बात करने को मिले, कुछ अच्छे से मनोरंजन के साधन हमारे पास हो अस्पताल में। हम वहाँ, जो मरने वाला होगा वो मरते समय भी तो खुशी चाहता है ना, अगर उसको बिल्कुल। मरते समय संगीत सुना के खुशी खुशी प्रदान करते हैं कुछ, तो उसको अधिकार है यार, वो इस दुनिया में आया हुआ है जीने के लिए। मगर पूरा हेल्थ सिस्टम इतना मरा हुआ सिस्टम है कि उनको, दूसरी बात उनका क्या है कि उनके पूरे हेल्थ सिस्टम में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े वो बनाए हुए हैं, क्या नाम है, आपके नर्सिंग होम, उसके बावजूद क्या कर रखा है कि यहाँ पर एक टेस्ट हो रहा है, आपको टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए वहां जाना है, तो आपको टेस्ट की पैसा जमा करने के लिए वहां जाना है। एक तो मरीज मर रहा है, ऊपर से आप उसको घसीटते हुए पैदल चल के हाँफता कांपता जाता है वो टेस्ट करने के लिए, फिर लाइन में खड़ा है, फिर पेमेंट कर रहा है, फिर लाइन में खड़ा है टेस्ट देने के, ब्लड के टेस्ट देने के लिए, फिर रिपोर्ट की लाइन में खड़ा है, तो आधा तो मरीज वहीं मर जाता है, आधा मरीज के साथ के लोग मर जाते हैं। तो जब आप डिजाइन करते हो, आप आर्किटेक्ट, आपका आर्किटेक्ट हॉस्पिटल डिजाइन करता है, तो वो ऐसा डिजाइन क्यों नहीं करता है कि मरीज की सुविधा देखी जाए, डॉक्टरों की सुविधा देखी देखें, लेकिन मरीज की भी तो सुविधा, आप मरीज से कमाओगे ना, तो उनकी सुविधाएं देखें। वो हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मैंने इस बात को बहुत क्वेश्चन करी कि हमारा जो लोग आर्किटेक्ट का जो हमारा सिलेबस है, उसमें ये वाली बात क्यों नहीं है कि मरीजों की सुविधा देख करके अस्पतालों की डिजाइन की जानी चाहिए। पर कौन सुनता है, हम तो खाली बोल सकते हैं ना। तो लेकिन ये आपने पूरा, काफी प्रश्न उठाए हैं अपनी आपकी पुस्तक में। मैं चाहूंगी कि श्रोता आपकी पुस्तक जरूर पढ़े। और आपने इसके साथ ही अपने जीवन में महिला समाख्या के से जुड़ी रही। महिला समाख्या, इस संस्था के बारे में आप श्रोताओं को कुछ बताएं। ये संस्था किस तरह कार्य करती है, किस तरह महिलाएं इससे लाभान्वित होती रही हैं? हाँ, महिला समाख्या अब नहीं है, गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। ये 88 89 में इसको डिजाइन किया गया था, और ये एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सरकार का कार्यक्रम था। और जो हिंदुस्तान की जो सबसे विद्वान महिलाएं थी, एकेडमिक्स थी, और जेंडर स्टडीज सेंटर में जो महिलाएं थी, और जो विमेन मूवमेंट से जुड़ी हुई महिलाएं थी, जैसे मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगी, श्रीलता बाटलीवाला, कमला भसीन, आभा गौरी चौधरी, बिमला रामचंद्रन, इन लोगों ने सबने मिल करके ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन करा और इसको जमीन तक लेकर गए। इस प्रोग्राम का जो बेस था, वो राजस्थान में चलने वाला जो महिला विकास कार्यक्रम था, जिसमें भंवरी भटेरी वाला, एक आपने सुना होगा, भंवरी भटेरी का एक वहां पर बलात्कार हुआ था, वो महिला विकास कार्यक्रम था। तो महिला समाख्या का जो मूल था, वो महिला विकास कार्यक्रम था। उसको उस कार्यक्रम को देख करके डिजाइन किया गया। और ये कार्यक्रम खास तौर पे शिक्षा के द्वारा, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा, औपचारिक शिक्षा भी और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा महिलाओं के को उनके हक, उनके मतलब जितनी भी उनके जो राइट बेस्ड एजुकेशन कैसे दी जाती है, महिलाओं को संगठित करके
उनको राइट बेस्ड एजुकेशन कैसे दी जा सकती है, और उसके अंदर जेंडर समानता के लिए कैसे, लैंगिक समानता के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम था, ये 89 में मैं इस प्रोग्राम से जुड़ गई थी। आप और जब ये इससे जुड़ी प्रोग्राम रही, खत्म, आपने लगातार इस पे काम किया, क्या आप अपने लक्ष्य पे पहुंच पाई, या इसको आगे बढ़ाने में जो भी रुकावटों का सामना करना पड़ा, आप उस बारे में कुछ बताएंगे? जरूर बताऊंगी। ऐसा है कि जो चीज वैदिक काल से, जब से मान हम हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, विदेशों में भी बहुत लैंगिक असमानता है, लेकिन वो अपने तरीके से बात करेंगे, हम अपनी बात करें हिंदुस्तान की, क्योंकि हम 11-12 स्टेट में काम करते थे हिंदुस्तान के अंदर। तो जो चीज वैदिक काल से हमारे माँ के खून के साथ हम पी लेते हैं, और हमारी उस तरह से कंडीशनिंग हो जाती है कि एक स्त्री होने के नाते आपकी कंडीशनिंग कैसे होनी है, और लैंगिक असमानता हमारे हर चीज में, हमारे परिवार के ढांचे में, हमारे राजनीति के ढांचे में, हमारे धर्म के ढांचे में, हमारे समाज के ढांचे में, हर तरह फिर क्योंकि वो जो बड़े ढांचे हमको संचालित करते हैं उनमें लैंगिक असमानता है, तो जो भी हमको चलाने वाले ढांचे हैं, चाहे वो शिक्षा का व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जितनी तरीके की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, हर व्यवस्थाओं में वो लैंगिक असमानता का जो इनबिल्ट होती है ना, वो उसके साथ चलती चली जाती है। तो जो चीज इतने सालों से और समाज के विकास के साथ साथ डेवलप हुई है, उसको इतनी जल्दी कैसे खत्म किया जा सकता है? मुश्किल उसके लिए है। तो एक लंबी लड़ाई की जरूरत है, बिल्कुल लंबी लड़ाई बिल्कुल। की। और 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 आप और लड़ रही दुश्मन हैं, कौन ये है? बात की खुशी है। तो दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है आपके सामने? कौन है आपके जो सबसे सगे हैं? वो आपके सामने हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या हाँ। करना है कि आपको रिश्ते बना के भी रखने हैं, और रिश्तों पे प्रश्न भी करना है, और रिश्तों के साथ लड़ाई भी करनी है। तो बहुत मुश्किल काम है, समय लगेगा। जो राह अब तक किसी को दिखाई नहीं दी, वो राह दिखाना है। आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप लिंक पर हैं? शायद लग रहा है कि गीता जी का नेट प्रॉब्लम है। और हाँ, वो वापस जुड़ी। नहीं, नेट प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई चला गया, मैंने install कर दिया। ओके, आपकी आवाज पर अब सुनाई दे रही अंधेरा है। हो गया। हाँ। हाँ, नहीं, अब नहीं हाँ चलेगा, हाँ फिर भी आप दिख रही हैं। लाइट अगर जला ले तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ। लाइट नहीं है। ओके, चलेगा चलेगा, फिर भी आप दिख रही हैं, मुझे दिखाई दे लाइट रही है, तो लोगों को आने भी लगे दिखाई हैं। दे रही होंगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना कोई बात चाहूंगी। नहीं। मैंने पढ़ा जब, तो पृष्ठ 227 में आपने लिखा, किताबों में लिखे साहित्य पर राजनीति भी होती है, होती होगी, किसको उठाना है, किसको गिराना है। वहीं आपकी पंक्ति देखिएगा, ये दुनिया स्त्रियों की बराबरी की बातें खूब लिखती है, पर बराबरी समझती नहीं। इस पर आपका विचार जानना चाहूंगी। देखिए, जो साहित्यिक उठापटक है वो तो हमें बहुत दिखाई देती है। बचपन में तो पढ़ाई, और उसके बाद में आप तो साहित्यिक जीवन से जुड़े हुए हैं, साहित्य गोष्ठियों से जुड़े हुए हैं, साहित्यकारों से जुड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं, फेसबुक में भी बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, और बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं अलग अलग लोगों के, जो दिखते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो उसमें मैं स्त्री और पुरुष दोनों की बातें करती हूँ कि जिन लोगों को जो पसंद करते हैं उनको आप बहुत अप कर देते हैं, चाहे उनके अंदर उतनी योग्यताएं नहीं होंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत योग्य होते हैं, जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, मगर उनको स्पेस नहीं मिलता है ना, और उनको बहुत तगड़ा संघर्ष करना पड़ता है आगे आने के लिए। तो ये दो बातें तो साफ दिखती हैं। और इसमें ये तो पुरुषों के साथ में भी है और स्त्रियों की। पर अगर जब हम स्त्रियों की बातें करते हैं तो स्त्रियों के साथ ये बहुत ज्यादा है। और क्योंकि क्या होता है कि हमने आज तक क्या किया है कि जो पितृसत्तात्मक होती है, वो कोई व्यक्ति नहीं होता, तो पुरुष पितृसत्ता का कोई नमूना नहीं है। पितृसत्ता एक पैट्रियार्की पूरी पूरा स्ट्रक्चर है। तो जो हमारी लड़ाई है, जो हम जब मैं कहती हूँ कि स्त्रियों की बातें नहीं समझते हैं लोग बाग, तो मैं उस पैट्रियार्की की बात करती हूँ, उस व्यवस्था की बात करती हूँ। उस व्यवस्था में जितने तरीके की व्यवस्थाओं में हम रहते हैं, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो परिवार की व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीति की व्यवस्था हो, और उन उन व्यवस्थाएं बाकी सब व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। उन उन सारी व्यवस्थाओं में जो जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है, वो इनबिल्ट है ना। और वो इनबिल्ट होने के कारण औरतों के साथ में बातें चाहे कितनी अच्छी कर लें, कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम कितने अच्छे बन जाते हैं, और जब वो
लागू होते हैं तो वो प्रोग्राम उतने वो लागू दूसरे तरीके से होते हैं, और प्रोग्राम जब बन रहा होता है तब दूसरे तरीके के होते हैं। ऐसे ही मेरा, मैं साफ साफ आरोप लगाती हूँ। बहुत लोग, मैं डरने वाली स्त्री तो मैं नहीं हूँ किसी भी तरह से। मैं आरोप लगाती हूँ कि जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी क्रिटिक हैं, उन लोगों ने महिला के विकास के साहित्य को पूरी गंभीरता से नहीं पढ़ा है। जितनी गंभीरता से हम पढ़ते हैं उतनी गंभीरता से उन्होंने नहीं पढ़ा है। उन्होंने सुपरफिशियल पढ़ा, और सुपरफिशियल तरीके से हमको बात करते हैं। दो कारण है। एक तो वो गंभीरता से हमको पढ़ना ही नहीं जाता, हमारे इतिहास को, हमारे हमारे विकास के इतिहास को पढ़ना ही नहीं जाते, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं, वो उनकी गलती नहीं है। जिस जिस तरह से उनकी कंडीशनिंग हुई ना, उसकी गलती है। तो कंडीशनिंग तो हमारी भी हुई है भैया, तो हम अगर उससे हट रहे हैं तो आप भी हटिए ना जरा सा, जी है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो आप भी हटिए। तो वो नहीं, वो करना चाहते। और अगर वो पढ़ते भी हैं तो उनके दिमाग में होती चीजें, क्योंकि वो तो पहले से बायस्ड होते ना। अगर जब हम जेंडर ट्रेनिंग करते थे, तो हम हमेशा देखते थे कि जब हम पुरुषों के साथ भी जेंडर ट्रेनिंग करते हैं, तो वो हमारे साथ में उतने सहज नहीं हो पाते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन करेंगे या कोई बात करेंगे, तो वो पहले से इस बात को नहीं समझना चाहते थे कि हम उनके साथ में क्या बात करना चाहते हैं, उस बात की क्या डेप्थ है, उस बात को कितना समझना चाहिए, उसका विश्लेषण कैसे करें ना। वो ये हम हमको उनकी फेस एक्सप्रेशन से पता चलता था कि वो ना खुद को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि मुझे अब ये बात कर रहे हैं, मुझे क्या जवाब देना है। वो मेंटल प्ले करते रहते थे कि हमको इनका क्या जवाब, हमको क्या समझना है, नहीं हमको क्या जवाब देना है। तो इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है, कि हमको क्या जवाब देना है और हमको क्या समझना है। तो जब जवाब देने और समझने के बीच की बात वो लोग समझेंगे, तब जाके हम समझेंगे कि वो स्त्रियों की बातों को समझ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, पूरे महिला आंदोलन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये तो ब्रा बर्निंग वाली औरतें हैं, ये तो स्वतंत्र रहने वाली औरतें हैं, ये तो स्वच्छंद रहने वाली औरतें हैं। हाँ है ना हम, तुम हो ना, तुम हो। अगर समाज के अंदर तुम्हारे, जो तुम्हारी बुराइयां हैं उनको हम बुराई कहते हैं, उनकी स्त्रियों के लिए भी वो बुराइयां हैं, जो बुराइयां समाज के लिए हैं, जो बाकियों के, वो स्त्रियों के लिए भी बुराइयां हैं। तो तुम्हारे लिए अगर हम बोलते हैं कि बुरा है, हमारे लिए भी बुरा है। तुम्हारे लिए अगर हम किसी बात को अच्छा कहते हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता के हामी भरते हैं, तुमको सपोर्ट करते हैं, तो हमें सपोर्ट की सिस्टम की आवश्यकता है। हमें सपोर्ट कीजिए आप, हमारी बात को भी मान्यता दीजिए, हमको भी महत्व दीजिए, हमारी संवेदनाओं को गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। आप सुपरफिशियल तरीके से समझेंगे, सुपरफिशियल तरीके से बात करेंगे, ये तो मोमबत्ती जलाने वाली औरतें हैं, ये तो नारे लगाने वाली औरतें हैं, ये तो ब्रा बर्निंग वाली। कौन से जमाने में हमने ब्रा बर्निंग करी होगी और कौन से देश में करी होगी, अभी तक हम भुगतते हैं उस बात के लिए। अरे हमने ब्रा बर्निंग करी है तो हमने क्या, उसका प्रतीक क्या था, वो तो सब वो नहीं समझा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो है ब्रा ना पहने। अरे कौन, मतलब कौन कौन इस तरह की बातों का जवाब दे, और कि इस तरह की चीजों को समझाने की कोशिश करे कि जब जब आप प्रतीकात्मक तौर पर विरोध करते हो, तो आप कुछ भी उसमें तय कर सकते हो कि हम प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। तो वो उस विरोध को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और हमारे विरोधों को आमतौर पर बहुत अलग तरीके से आंका जाता है। जी तो ये जो मेरा पूरा का पूरा आरोप है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, पुरुषों के ऊपर नहीं है, पूरी व्यवस्था के ऊपर। और जी व्यवस्था को बदलने की बात हम करते हैं। जी जी आप तब बदलोगे जब व्यवस्था, और इसमें केवल पुरुष नहीं है, हमारी पूरी ये जो पितृसत्तात्मक सत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं, इनको तो महिलाएं भी सपोर्ट करती है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उस ढांचे के अंदर पले बड़े हैं, तो हम करते हैं सपोर्ट, वो जी करती हैं सपोर्ट, उनको समझ ही नहीं जी आता कि हम सपोर्ट करते हैं। जी जी। अ, जो बदलाव अ, उसकी। जी। मैम, 4 साल आप बीमारी में बिताने के बाद आप उससे बाहर आई, उनकी उस बीमारी के भीतर रहते हुए आपके के प्रश्न होंगे, जैसे कि आपने लिखा है राजनीति व्यवस्थाओं के भीतर कूटनीति बातें, दवाओं के व्यापार और विकास के नाम पर प्रकृति को खोना, और जनसंख्या नियंत्रण पर हो रहे प्रयोग के बारे में भी आपने काफी कुछ बातें कही हैं। और टीबी और कैंसर, ये रोग, उसको आपने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के हमले के बाद पनपने के इस मुद्दे को, मतलब हमले के बाद टीबी और कैंसर का जो है ये बीमारियां सामने आई, इसका प्रकोप सामने आया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं टीबी के बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कैंसर के बारे में ऐसा सुना है मैंने, ऐसे पढ़ा भी है कि उसके बाद ये जो कैंसर शब्द है, जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर पूरा का पूरा हुआ, पहले भी होता होगा, लेकिन उसके बाद ये शब्द ज्यादा प्रचलन में आया। और उसके बाद में अब तो आप अस्पतालों में जाइए, इतनी भीड़ है ना,
इतना हर व्यक्ति, मतलब मुझे लगता था कि हाय राम, सारे लोगों को कैंसर हो गया क्या, सारा अस्पताल इतने भरे पड़े, इतने, कोई रो रहा है, कोई बैठा हुआ है, किसी का गाल यहाँ पर से कटा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे, दो जुड़वा बच्चे, दोनों जुड़वा बच्चे, छोटे छोटे 5 5 6 साल के जुड़वा बच्चे, और कैंसर से, ब्लड कैंसर से गंदे होके वहां पर खेल रहे, इतना बुरा लगा। एक माँ मेरे सामने बैठी हुई, वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो है ही नहीं, बच्चा उसकी गोद में बैठा हुआ है जैसे बच्चा है ही नहीं, वो उस दुनिया में थी ही नहीं, वो हमें देख ही नहीं रही थी, वो किसी की बात ही नहीं सुन रही थी, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में अपने बच्चे के हाथ में थी, मेरा बच्चा कैसे होगा, कैसे ठीक होगा। इतना बुरा लग रहा था उसको देख करके। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं ना, ये मुझे लगता है कि शायद मैंने जो सुना और जो पढ़ा उसी को मैंने लिखा है। मैं बहुत तार्किक तरीके से तो नहीं बोल सकती हूँ, नहीं है बोल ना, सकते। लेकिन कैंसर, हाँ, कैंसर की तो जो पूरी बात है वो हमने हिरोशिमा नागासाकी के बाद ही हमको ज्यादा सुनाई देती है। आम तौर जिस पे मैं जिस तरह आम, की कोविड के बारे में हम कुछ बिल्कुल सटीक मुद्दा कुछ है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते ऐसे, कैंसर के बारे में भी उसके जी बाद जी ही ज्यादा इसके बारे में जी सुनाई दिया। जी तो जी जी। और टीवी का तो था, पहले भी राजरोग होता था, टीवी तो थी, हीरो नागासाकी हिरोशिमा से पहले भी टीवी शायद होती होगी, लोगों को पता नहीं था, तभी तो वो राजरोग था, उसका इलाज नहीं था। और उसके बाद में आप देखो तुम टीवी का, लेकिन कैंसर के इलाज नहीं है, मेरे को बहुत साफ कहना है कि कैंसर हम्म। का इलाज, आप इतने साल हो गए, इतने सालों से पूरी दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है, इतने सालों से दुनिया ने रिसर्च करी, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, दुनिया ने रिसर्च करी, रिसर्च कर करके दवाइयां बनाई, दवाइयां बना करके आप लोगों को सरवाइव भी करवा रहे हैं, अलग अलग स्टेज में आकर के लोग सरवाइव भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वाली दवाई क्यों नहीं बनी। मैंने सुना है, इस बीच मैंने पढ़ा कि वो दवाई इजाद हो गई है, कि जब हम कहीं पर कोई फोड़ा होता है ना, तो कोई दवाई हम उस फोड़े में ही लगाते हैं ना, तो वो फोड़ा वहीं पर ठीक हो जाता है, उस फोड़े में लगी हुई दवाई का असर हमारे बाकी शरीर पे नहीं पड़ता है। तो कैंसर का जिस अंग में जहां पर जो असर है, वो ऐसी दवाई अब तक हमने क्यों नहीं इजाद करी। हमने ऐसी दवाई इजाद करी कि हमने वो दवाई ली, और पूरे शरीर का हमारा जो जो सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरोधक सिस्टम है, वो सब खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। मतलब कैंसर के मरीज को, जो कैंसर के जो सेल है उनको मारने के अलावा पूरे प्रतिरोध, जो हमारी बीमारियों को लड़ने वाली जो हमारी पूरी ताकत है उसको खत्म कर देता है, हमारे पूरे स्वास्थ्य को खत्म कर देता है, पूरी हड्डियों को कमजोर कर देता है, हमारी आंतों को कमजोर, मतलब मैं मेरा 65 kg वेट था, मैं आज 59 करी 49 46 48 kg पे जाती हूँ, जरा सा मैं कुछ खाती हूँ। अभी मेरी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको एक एक साल में 6 6 महीने में पैट स्कैन करवाना है। मैंने बोला आपने मुझे ओके कर दिया, एक बार मुंह नहीं देखूंगी आपका, दोबारा से आपसे मिलने आऊंगी, मरीजों से मिलने आऊंगी। आप, वो मुझे कई बार काउंसलिंग करने के लिए बुलाते थे मरीजों की ना, वो कहते थे आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हैं, लोगों से बात करती हैं, तो मैं जाती थी ये वहां बात पर। तो बहुत लेकिन सही है। मेरे को आपसे फोन पर बात करने के बाद भी बहुत एनर्जी मिलती रही। हाँ, मैंने कहा मैं आपके पास में इलाज कराने नहीं आऊंगी, और आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि आप फलाना टेस्ट करा दीजिए, सड़ू गलू मरू जो करूंगी, जितना पैसा होगा ना उस पर घूमूंगी, मौज करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छी मौज मस्ती करूंगी, लेकिन इलाज नहीं कराऊंगी। मैम एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन व्यक्तिगत है, आवारगी कैसी लगती है? और बहुत मस्त, मैं तो नंबर 1 आवारा, मैं अपने लिए आवारा शब्द इस्तेमाल करती हूँ, और मैं नंबर 1 आवारा हूँ। मुझे किसी से नहीं पूछना होता है, अगर मुझे कहीं जाना होता है, मेरा कोई मित्र आ जाए, पुरुष मित्र हो चाहे महिला मित्र हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, एक जवान लड़का भी हो सकता है, और मुझे उसके साथ जाना होगा, तो मैं तुरंत तैयार होके चलती, मैं किसी से नहीं पूछती, ना मैं परवाह करती किसी की, मेरी जिंदगी यार, मुझे जीने दो, मेरे को बहुत कम समय मिला है, वैसे कैंसर ने मुझे चाट दिया है ना, तो मैं तो अपने तरीके से जिंदगी जी, मैम नहीं लगता मैं सब औरतों पहले को से भी बहुत थोड़ा नंबर खुद 1 के आवारा, लिए भी जीना चाहिए? बिल्कुल जीना चाहिए, बहुत जी लिए यार, बहुत जी लिए, और कौन से हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया तुम्हारे लिए जीने से, जीने के, है ना, घर के काम झाड़ू पोछा लगा दिए, सारी जिंदगी घिस घिस कर दी, घर चमका दिया, ये चमका दिया, किसी ने फूटे मुझसे भी ये नहीं कहा कि तुमने अच्छा कर रखा है। तो फिर अपने लिए भी तो जीने का स्पेस होना चाहिए, मैं तो अपने लिए बिल्कुल खुल बिल्कुल। के जीती हूँ, लड़ लड़ के जीती हूँ। मैम आपसे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला आपसे बात करके, और दर्शकों को भी मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप यहाँ पर आप आए, लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा आपसे बात करके। स्त्री दर्पण पर आप आए, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका। और विमल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इस मंच पर
इस तरह की चर्चा रखने के लिए हमें आज्ञा दी, हमें एक आइडिया और सुझाया। स्त्री दर्पण के लिए मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सबसे अच्छा स्त्री दर्पण में यही लगता है कि जब हम बातचीत करते हैं लोगों से, पर कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग खुल के क्यों नहीं बोलते होंगे। ऐसे मुझे मुझे बहुत बार ऐसा लगता है। और एक बात, जो पूरा सीरीज चलाते हैं ना, कि किसी की पत्नी किसी लेखक की पत्नी कैसे रही होंगी, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें नहीं भी आ पाती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और सभी श्रोताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हमें सुना, और यहीं पे हम विदा लेते हैं मैम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप, नमस्कार। धन्यवाद।